हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। मज़े में होंगे आप सारे लोग, है ना? एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए मेरे साथ। तो चलिए आज हम 11th की सीरीज़ का आगाज़ करते हैं। तो इन दैट वीडियो यस्टरडे वी हैव डिस्कस अबाउट द अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या हैं और किस तरीके से उनमें क्वेश्चन अटेंड किए जाते हैं। तो एक क्वेश्चन और मैं आज फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ। तो गोयल की बुक को मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो आप कोई भी बुक फॉलो करिए। इफ़ यू कैन फॉलो गोयल दैट्स बेटर फॉर यू, अदरवाइज आप कोई भी बुक फॉलो करिए। आप ग्रेवाल लीजिए, आप एस सी शर्मा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सारी बुक्स एक जैसी हैं, सारी चलेंगी। क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की, और बहुत इजीली क्वेश्चंस आपके होंगे। तो इन द सीरीज, तो सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इसमें सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है। क्वेश्चन आपको यहाँ फ्लैश हो जाएगा, कुछ देर के लिए वो क्वेश्चन रहता है, उसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अदरवाइज यहाँ से नहीं होता तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का एक लिंक मिलेगा, उस लिंक से जाकर चैनल टेलीग्राम का है उसे ज्वाइन करिए। उसमें मैं फोटोज सेंड, जो दिन में क्वेश्चंस की फोटो रहेंगी वो आपको मिल जाएंगी, वहां पर आप जाकर चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो अकाउंटिंग इक्वेशन का सेकंड क्वेश्चन गोयल की बुक से है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी मनु ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश। ठीक है बात। तो यस्टरडे आई हैव टोल्ड यू दैट कि भाई जो सबसे पहला हमें काम करना हुआ, पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आना चाहिए कि कितनी मैंने चीजें इसके अंदर, कितने कॉलम बनाने हैं। तो पहला लिखा है कि मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो हमने सबसे पहले तो काम क्या करना है बेटा? सबसे पहले काम तो हमारा होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द फॉर्मूला, और सॉल्यूशन नंबर 2 है ये। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 2 इट इज। तो फॉर्मूला हमारे पास है, द फॉर्मूला इज एसेट्स, है ना? एसेट्स इक्वल्स टू, तो हमारा फॉर्मूला होता है एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज, है ना? लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो ये हमारा रहेगा फॉर्मूला। ठीक है बात। तो ये फॉर्मूले की हम बात करेंगे। जो हमारा फॉर्मूला रहेगा एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये सर विजिबल तो है। तो एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा है कि मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी मनु ने अपना बिजनेस कैश के साथ स्टार्ट किया। ठीक है बात। अब अगर कैश के साथ स्टार्ट किया है तो बेटा देखो, कैश कंपनी के पास आया होगा, है ना? मैंने कल बताया था कि अगर मान लिया ये कंपनी है और ये है आपका रतन टाटा, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ कंपनी को कैश दिया 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, जो वट जो भी अमाउंट दिया होगा। वो फर्म के पास जो 1 लाख रुपए है वो कैश भी तो है फर्म के लिए, वो फर्म के लिए एक्चुअली कैश है ना? फर्म के लिए कैश है, बट वो कैश का नाम क्या है? कैपिटल। तो इसलिए फर्म यहाँ पर 2 कॉलम मेंटेन करेगी। एक कॉलम बनेगा आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल कैश का, प्लस एक कॉलम यहाँ आपने कैपिटल का मेंटेन करके रखा हुआ है। ठीक है बात। तो पहला कॉलम बना हमारा कैश का। सेकंड इसने क्या रखा है कि बॉट फर्नीचर फॉर ₹500। हमने 500 रुपए का एक खरीदा फर्नीचर। अब अगर 500 का हमने फर्नीचर खरीदा है तो हमारे पास फर्नीचर आया होगा, और फर्नीचर आया होगा तो वो हमारी फर्नीचर क्या है बेटा? एसेट्स है। एसेट साइड एक कॉलम और बनेगा, दैट विल बी ऑफ द फर्नीचर। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर भी होगी। उसके बाद फिर हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स खरीदी हैं, लेकिन खरीदी हैं उधार में। अब अगर गुड्स उधार में खरीदी हैं तो क्या मतलब हुआ? आपके पास गुड्स आई, और मैंने कल बताया था कि गुड्स हमारे लिए गुड्स ना होकर गुड्स को हम बोलेंगे स्टॉक, दैट विल बी स्टॉक फॉर अस। और स्टॉक हमारी एसेट्स होती हैं बेटा। तो एक कॉलम हमारा स्टॉक का बनेगा। अच्छा, अब ये स्टॉक खरीदा गया है उधार में। थिंग इज दैट, बहुत अमेजिंग बात है, ये खरीदा गया है उधार में। अब अगर मैं उधार लेकर आऊंगा, अगर मैं किसी से उधार खरीदूंगा, तो मैंने कल बताया था कि हम जब किसी सामने वाले से उधार सामान खरीदते हैं, ही और शी विल बी कॉल्ड अवर क्रेडिटर। उसे हमारी लैंग्वेज में कहते हैं क्रेडिटर, मतलब कॉमर्स की लैंग्वेज में उस बंदे को कहते हैं क्रेडिटर, जिससे हम उधार सामान ले रहे हैं, वो हमारा क्रेडिटर हुआ। और क्रेडिटर का मतलब हुआ उस क्रेडिटर को मुझे पैसे देने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अगर ऐसा कुछ है तो दिस इज माई इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस, और इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन का मतलब हुआ लाइबिलिटीज। ठीक है, तो लाइबिलिटीज के नीचे एक कॉलम बनेगा क्रेडिटर का। आई होप क्लियर हो पाया होगा। तो ये कॉलम बनेगा क्रेडिटर का। ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला है सोल्ड गुड्स ऑन कैश कॉस्ट ₹500 फॉर ₹700, यानी 500 का सामान कैश में 700 का बेच दिया गया। तो गुरु बात हो रही है स्टॉक की, मतलब स्टॉक को बेच दिया गया। कितने बेचा वो बात की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं हलचल स्टॉक के अंदर आई, तो स्टॉक का कॉलम ऑलरेडी मेंटेन हम लोगों ने कर लिया।
नाउ रिसीव रेंट, रेंट रिसीव करना, जो रेंट है, रेंट एक ऐसा नाम है जिससे कंपनी को इनकम तो आ रही है, लेकिन रेंट एक फर्जी नाम हुआ, ना तो वो एसेट्स होता है ना वो लाइबिलिटीज होता है। मतलब रेंट कुछ नहीं है, रेंट का अपना कोई वजूद नहीं है। मैंने कल बताया था कि जब हम सामने वाले को रेंट पे कर रहे होते हैं तो रेंट ना पे करके हम उसे एग्जैक्ट लेवल पर कैश पे कर रहे होते हैं, है ना। और अगर कैश पे कर रहे होते हैं तो फिर वहां पर रेंट एक सिर्फ नाम हुआ, फर्जी एक नाम हुआ। तो रेंट ना तो एसेट्स है ना लाइबिलिटीज है, तो इसका कोई कॉलम मेंटेन नहीं होगा। परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स खरीदी कैश में, मतलब गुड्स मतलब स्टॉक, तो स्टॉक की बात हो रही है, स्टॉक का कॉलम बन चुका है। विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, मतलब हमारे ओनर ने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला। अगर पैसा निकाला तो बात कैपिटल की हो रही है, क्योंकि अगर वो पैसा डालेगा तो कैपिटल, पैसा निकालेगा तो कैपिटल पर इंपैक्ट पड़ने वाला है। मतलब अगर वो अमाउंट खुद के लिए निकाले दैट विल बी ड्राइंग, ऑब्वियसली बात है वो ड्राइंग है, बट ड्राइंग कोई लाइबिलिटी और एसेट तो नहीं है, इसलिए कॉलम मेंटेन नहीं होगा। रही बात पेड टू क्रेडिटर्स, हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रखी है, हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रखी है। अब अगर क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रखी है तो इसका ये मतलब हुआ क्रेडिटर की बात हो रही है और क्रेडिटर का कॉलम हम लोगों ने बना रखा है। नाउ पेड फॉर सैलरीज, हमने सैलरी पे कर रखी है 200 रुपए की, और सैलरी का कोई कॉलम नहीं बनता क्योंकि सैलरी अपने आप में ना तो कोई एसेट्स है ना कोई लायबिलिटी, एक फर्जी नाम है। फर्जी नाम इन द सेंस, फर्जी नाम से मेरा मतलब हुआ कि आपने सैलरी का नाम लेकर सामने वाले को पैसा दिया है। मतलब रेंट वाले केस में क्या हुआ, आपने सामने वाले को पैसा दिया ना, रेंट लिखकर थोड़ी दोगे एक कागज में। ऐसे ही सैलरी, आपके यहाँ कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है ना, कुछ लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं तो आप उनको सैलरी देते हैं, बट देते तो एक्चुअल में कैश है ना आप, तो उस कैश देने का नाम आपने सैलरी रखा है, मतलब फर्जी नाम यूज कर रहे हैं ताकि आपको सुविधा हो पहचानने में कि अच्छा ये सैलरी है, तो इसलिए हम सैलरी वाला वर्ड यूज कर रहे होते हैं। तो अल्टीमेट लेवल पर बेटा हमारे इतने कॉलम मेंटेन हुए, कैश हुआ, फर्नीचर हुआ, स्टॉक हुआ एंड द क्रेडिटर हुआ, तो इतने हमारे कॉलम मेंटेन हो गए। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो कैश, फर्नीचर, स्टॉक, क्रेडिटर और कैपिटल आप यहां रिपीट कर दीजिए, ठीक बात। अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमसे क्या कह रही है, मतलब जो पहला ट्रांजेक्शन है वो कह रहा है कि मनु स्टार्टेड ए बिजनेस विथ कैश ऑफ ₹50,000, यानी 50,000 रुपए से कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया गया। अगर स्टार्ट किया गया तो फर्म के पास 50,000 रुपए तो पूरा कैश आया। इन दिस ट्रांजेक्शन फर्नीचर की कोई बात नहीं हुई, स्टॉक की कोई बात नहीं हुई है, क्रेडिटर्स की कोई बात नहीं हुई। इधर कैपिटल, यस भाई कैपिटल भी 50,000 रुपए आया है। और बेटा ये इक्वेशन है, इक्वेशन का मतलब होता है दोनों साइड बैलेंस मैच करने चाहिए, 50 यहाँ भी है 50 यहाँ भी है। क्लियर है बात। सेकंड बोला है बॉट फर्नीचर फॉर कैश ₹500, यानी 500 रुपए का खरीदा गया फर्नीचर। अगर फर्नीचर खरीदा गया तो सोच के देखो, आपकी जेब से 500 रुपए गए होंगे तब फर्नीचर आया होगा। अब जेब से मतलब मेरा मतलब है कैश से, तो सेकंड ट्रांजेक्शन कह रहा है कि भाई यहाँ -500 करो, क्योंकि आपने 500 दिए तब फर्नीचर आया, और +500 फर्नीचर के नीचे कर दोगे क्योंकि 500 का फर्नीचर तब आया जब 500 रुपए दिए गए। ठीक है बात। स्टॉक की कोई बात नहीं है, क्रेडिटर की यहाँ फिर कोई बात नहीं है, कैपिटल की यहाँ कोई बात नहीं है। तो अब फर्स्ट और सेकंड लिखने के बाद आप लोग इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है बात। 50 से 500 हो गया तो ये बचा आपका, है ना, 49,500 का बैलेंस, प्लस 500 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 और प्लस 50,000 बेटा। और हर इक्वेशन में आपने चेक करते जाना है। देखो 49,500 है और प्लस 500 यानी 50,000 की बात हो रही है इस साइड, एसेट साइड। ऐसे ही 50,000 वहां भी बैलेंस है, भी मतलब वहां भी मैच कर रहा है, दोनों साइड हमारा बैलेंस मैच कर रहा है। हर इक्वेशन में चेक करते जाना है कि ये मैच कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है बात। इतनी बात आई होप समझ में आई होगी। देन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट लिखा है 4,000, मतलब हमने 4,000 की गुड्स खरीदी हैं क्रेडिट में। हमने परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट लिखा है 4,000, हमने 4,000 की गुड्स खरीदी है उधार में। अब उधार का मतलब क्या हुआ भाई, कैश तो नहीं गया, यानी कैश पर तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा गुरु, यहाँ पर 0 रहेगा। फर्नीचर पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन अगर 4,000 की गुड्स खरीदी है तो 4,000 का स्टॉक आ गया, तो प्लस करेंगे 4,000 रुपए स्टॉक में। और ये 4,000 का सामान लिया है उधार, अगर किसी से हमने सामान उधार लिया है वो हमारा है क्रेडिटर, और क्रेडिटर हमारा इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन, और इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन हमारी लाइबिलिटी। तो यहां पर आपका फिर 4,000 प्लस हुआ, यहां कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि कैपिटल के रिगार्डिंग कोई बात नहीं की गई। फिर सॉल्व करिए। नाउ ये आपका 49,500 आया आंसर, ये आपका एज इट इज 500, ये आपका 4,000 सॉल्व करने के बाद, ये आपका 4,000 सॉल्व करने के बाद, है ना, और कैपिटल आपकी रिमेन सेम है अभी भी 50,000 रुपए। क्लियर हो गई बात यहां तक की। चलिए एक नाम है हमें दे रखा है सोल्ड गुड्स ऑन कैश कॉस्ट 500 फॉर ₹700, मतलब
आपने 500 रुपए का सामान 700 रुपए में बेच दिया। अब ऐसे में क्या होगा भाई, अगर आप 500 का सामान बेचेंगे ना और आपके पास 700 रुपए आए, तो मतलब कैश तो गुरु चौथे वाले में आपका प्लस जो हुआ यहाँ 700, क्यों करा 700 प्लस, क्योंकि आपने 700 रुपए का सामान बेचा, अगर बेचा तो 700 आपके पास आए, और आने का मतलब क्या हुआ, कैश प्लस होगा ना 700 रुपए। फर्नीचर की कोई बात नहीं करी गई, लेकिन ये कह रहा है कि आपने 500 का सामान 700 में बेच दिया, मतलब 500 का सामान भी तो दिया होगा, सामान देना मतलब स्टॉक की बात कर रहा है, या सामान आना मतलब स्टॉक की बात कर रहा है, यहाँ स्टॉक जा रहा है, जाएगा तो माइनस करेंगे 500, 500 का सामान दिया, इसलिए मैंने माइनस 500 लिखा। यहाँ 700 क्यों लिखा बेटा, क्योंकि कैश मेरे पास 700 रुपया आया, लेकिन सामान सिर्फ 500 का ही गया, तो क्रेडिटर की बात करें 0। अब देखिए क्या हुआ, 700 रुपये मेरे पास आए, 500 के सामान के बदले कितने का प्रॉफिट, 200 का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। अब वो जो 200 का प्रॉफिट है, प्रॉफिट और लॉस का सीधा सा संबंध हुआ है, इंपैक्ट पड़ेगा गुरु कैपिटल पर, ठीक है बच्चों। तो 700 रुपए हमारे पास आए हैं, 200 रुपए का बेनिफिट हुआ क्योंकि 500 का सामान गया। अब वो जो 200 का बेनिफिट है वो हमारे कैपिटल में प्लस होगा, तो हम इस बेनिफिट को यहाँ प्लस कर दें, ठीक है बात। आपने एक बात याद रखनी है, नोट लिख लीजिएगा कि भाई जब भी हमें प्रॉफिट होगा तो वो कैपिटल में ऐड होगा, जब भी हमें किसी ट्रांजेक्शन के अंदर लॉस होगा वो हमारी कैपिटल से माइनस हो जाएगा, ठीक है बात। यहां तक की बात आई होप क्लियर हुई होगी। चलिए नेक्स्ट हमसे कह रहा है रिसीव रेंट फॉर रुपीज 200, हमने 200 रुपए का रेंट रिसीव किया। अब रेंट रिसीव किया तो क्या हुआ बेटा, कैश तो आएगा 200 रुपए। तो एक बात आपने याद रखनी है, यहाँ देखो अगर हम 500 की यहाँ पर 500 वाले की बात करें तो हमारे पास पहले सॉरी इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 7 5 12 कैरी 1 9 10 कैरी 1 अगेन ये हो गया 50,200 रुपए, ठीक है बात। ये आपका 50,200 रुपये हुआ, और ये प्लस 500 यहाँ पर हम करेंगे, 4,000 से 500 चला गया तो ये बचा 3,500 रुपये, 3500 का मामला रहा अभी हमारे पास। यहाँ 4,000 है और प्लस यहाँ 50,200 है। अब आपने हमेशा मैंने कहा कि क्रॉस चेक करना है हर नई इक्वेशन में, 5,200 प्लस 500 प्लस 3500 ये उतना ही होना चाहिए जितना वहां पर इम्पैक्ट पड़ रहा हो, ठीक है बात। देखिए 50 प्लस 4 54 हुआ, यहाँ 54,200 रुपये हो रहा है, यहाँ देखिए 50,200, ठीक है बात, और 3500, 50 3 53, और मतलब ये चलो इसको हम 4 मान लें तो 54,200, बिल्कुल दोनों जगह सेम इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये वाला बैलेंस और ये वाला बैलेंस बीच बीच में हमने चेक भी करते रहना, ताकि क्वेश्चन कहीं गलत, अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक अगर आपसे हो भी जाए तो पकड़ में आ जाए जल्दी से, लास्ट में करोगे तो फिर बहुत दिक्कत आने वाली है, फिर सारा क्वेश्चन रफ करना पड़ेगा, फिर बड़ी भयानक समस्या फिर हो सकती है, ठीक है। तो 5वां ट्रांजेक्शन देखें, वो कह रहा है कि भाई आपने क्या किया, रिसीव रेंट किया 200 रुपए का। अगर आप रेंट रिसीव करेंगे 200 रुपए बेटे, तो 200 रुपए रेंट रिसीव करने का मतलब क्या हुआ, हमारे पास 200 रुपए कैश आया, ठीक है बात, तो हमने 200 यहाँ प्लस कर लिया, किया भाई 200 रुपये आया ना हम लोग के पास। अच्छा फर्नीचर की बात तो नहीं हुई है, स्टॉक की बात तो नहीं हुई है, क्रेडिटर की बात नहीं हुई है, प्लस लेकिन देखो वो नाम जिन नामों से आपको इनकम और खर्चे होते हैं लेकिन आपने कुछ बेचा या खरीदा नहीं होता, तो उन ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट कैश और कैपिटल पर पड़ता है, यह बात नोट कर लीजिएगा। क्या कहा मैंने, वो सारे नाम जिन नामों से कंपनी को इनकम और खर्चे तो होते हैं लेकिन कंपनी उन नाम के जरिए कुछ बेचती या खरीदती नहीं है, अगर ऐसा है तो उनका इंपैक्ट कैश और कैपिटल के अंदर पड़ेगा। या इसको ऐसे याद कर लो या ऐसे याद कर लो कि जब कंपनी ना तो कोई सामान बेच रही होती है ना कोई सामान खरीद रही होती है, तो उन ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट कैश और कैपिटल दोनों पर सेम पड़ता है। यहां 200 प्लस हुआ, वहां भी 200 आपका क्या होगा बेटा, प्लस होगा, ठीक बात। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारा अल्टीमेट लेवल पर 400 और 50,400 ये हुआ, प्लस 500 की यहाँ हमने बात करी, 3500 हमारा यहाँ पर रहा, देन यहाँ हमारा 4,000 बचा, स्टॉक सॉरी हमारा कैपिटल हो गया आपका 50,400 रुपये, ठीक। आई होप यहाँ तक की बातें क्लियर भी होंगी। देन परचेज गुड्स फॉर कैश ₹1000, आपने 1000 की गुड्स खरीदी, गुड्स मतलब स्टॉक खरीदा कैश में। तो देखो जब हम कैश में गुड्स खरीद के लाएंगे तो क्या हुआ होगा, मैंने सामने वाले को 1000 रुपए दिए होंगे और उसने मुझे 1000 का स्टॉक दिया होगा, तो यहाँ स्टॉक आया बट कैश गया, तो दो जगह इंपैक्ट पड़ रहा है। तो छठे में क्या हुआ, हम 1000 रुपए माइनस करेंगे किससे बेटा, कैश से, प्लस फर्नीचर 0 रहेगा, लेकिन यहाँ स्टॉक 1000 का प्लस हो जाएगा क्योंकि 1000 का स्टॉक तब आया जब मैंने 1000 कैश दिया सामने वाले को, बाकी सारे इंपैक्ट 0, ठीक बात। करें सॉल्व, तो यहाँ पर आपका 51,400, ठीक बात, यहाँ आपका 500 प्लस यहाँ पर
4,500 की बात हो रही है, यहाँ फिर आपका 4,000, देन प्लस 50,400। चलिए, तो यहाँ तक की बात हमने कर ली है, ठीक है बात। चलिए, तो नेक्स्ट हमारे पास है विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज ₹700, यानी खुद के यूज के लिए हमारे ओनर ने 700 रुपए फर्म से निकाले हैं। अगर 700 रुपए फर्म से निकाले हैं बेटा, तो ये ड्रॉइंग फी, और ये नाम कैसा नाम है या क्या ट्रांजेक्शन है जहां पर कुछ ना बेचा गया ना कुछ खरीदा गया। तो मैंने कहा जहां कुछ ना बेचा जाए ना कुछ खरीदा जाए, तब भी पैसा कंपनी के अंदर आए या जाए, उनका इंपैक्ट कैश और कैपिटल दोनों पर सेम पड़ता है। अब यहाँ 700 रुपए निकाले हैं, लेकिन कुछ बेचा और खरीदा तो नहीं है ना, कुछ बेचा भी नहीं कुछ खरीदा भी नहीं, तब भी 700 रुपए चले गए। तो ये कैश और कैपिटल पर इंपैक्ट डालेंगे और सेम डालेंगे। तो 700 रुपए देखो, 700 रुपए फर्म से चला गया, तो 700 रुपए यहाँ माइनस कर दोगे, बाकी सारे इंपैक्ट जीरो रहेंगे सिवाय कैपिटल के। तो यहाँ भी आप -700 कर देंगे। करिए सॉल्व नाउ। ठीक बात, सॉल्व करने बैठेंगे तो ये हमारा क्या आएगा देखिए, ठीक है, 14 से 7 गया तो 700, यहाँ आया हमारा, यहाँ 0 रहा और यहाँ 5, तो ये आपका आया 50,700 रुपये। ठीक है बात, 14 से 7 चला गया तो 7 और यहाँ 0 और यहाँ 5। ठीक है बात, तो प्लस 500। ठीक है बात, और यहाँ प्लस 4,500, यहाँ पर आपका 4,000, यहाँ पर आपका प्लस देखिए 14 से 7 जाएगा तो 700 आएगा, यहाँ पर आपका 9 रहा और यहाँ आपका 4 बचा, तो 49,700। ठीक है बात, तो इम्पैक्ट वही है बात, इम्पैक्ट सेम पड़ना चाहिए। ठीक है बात, तो चलिए बच्चों, तो थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो पड़ी थी, यहाँ पर ये माइनस करना था, एक्चुअली मैंने प्लस कर दिया, तो अभी ये माइनस करके 49,400 आ रहा था, तो यहाँ ये एक्चुअली अब आ रहा है 48,600। ठीक है बात, तो ये सारा थोड़ा सा यहाँ पर माइनस करना था, जब हमने 1,000 रुपये का स्टॉक खरीदा था ना कैश में, तो यहाँ कैश माइनस होने के बाद यहाँ प्लस हो रहा था, तो यहाँ पर माइनस करके आंसर था 49,400, तो थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो पड़ी। तो यहाँ पर अल्टीमेट आंसर 48,700, 500, 4,500 और 4,000 और 49,700 का आपकी बात हुई है। चलिए नेक्स्ट आपका है पे टू क्रेडिटर्स ₹400। हमने क्रेडिटर्स को पे किया, इन क्रेडिटर्स को पे कर रखा 400 रुपए, तो बेटा 8वें वाले में आपका कैश चला गया 400 रुपी। ठीक है, बाकी ये 0, बाकी अगर आपने क्रेडिटर को पेमेंट करी, 4,000 क्रेडिट थे आपके, कैश तो गया 400 रुपए, लेकिन 400 रुपए यहाँ से भी माइनस होगा क्योंकि ये इतने आप कम हो जाएंगे। ठीक है बात, या फिर आपने सॉल्व करना है। ठीक है, इसका आंसर निकालिएगा, एक आखिरी ट्रांजेक्शन है उसे मैं कर दे रहा हूँ, मतलब आप लोग उसका आंसर फिर अल्टीमेट लेवल पर निकाल लीजिएगा। ये आंसर निकालने के बाद एक लास्ट ट्रांजेक्शन रहेगा, मेरे पास जगह नहीं बची है, इसमें है पेड फॉर सैलरीज। हमने 200 रुपए सैलरी के लिए पे किया। ठीक है बात, तो सैलरी के लिए पे करने का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा अमाउंट है जहां कुछ ना खरीदा गया ना कुछ बेचा गया, मतलब एक ऐसी बात है जहां कुछ ना खरीदा गया ना बेचा गया, फिर भी कैश आया और गया है। तो क्या करेंगे आप लोग, इस कैश वाले कॉलम से 200 रुपए माइनस करेंगे और कैपिटल से भी 200 रुपए माइनस करेंगे, आंसर आएगा। क्या बोला मैंने, पहले तो आप इसका आंसर निकाले, सारे इनके आंसर निकालिए सॉल्व करके, उसके बाद लास्ट वाला जो ट्रांजेक्शन है उसमें आपने सैलरी पे करी है 200 रुपए, तो कैश से भी 200 रुपए माइनस होगा और कैपिटल से भी 200 रुपए माइनस होगा, फिर लेस करके अल्टीमेट आपने आंसर निकालना है। मतलब ये जो कैश है, फर्नीचर है, स्टॉक है, सबका आंसर और क्रेडिटर और कैपिटल है उनका आंसर यहाँ मैच करना है कि दोनों साइड बैलेंस हमारे मैच कर रहे हैं, तभी अब जाकर आपका इक्वेशन सही होगी। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो एक क्वेश्चन हमने ये कर लिया, कुछ और क्वेश्चन हम सीरीज के अंदर रखेंगे, अभी 4 से 5 क्वेश्चन रखेंगे सीरीज के अंदर, जो थोड़ा सा और ट्रिकी क्वेश्चन रहेंगे, उनकी बात फिर करेंगे क्वेश्चन के अंदर। तो तब तक इतना रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़िए, है ना, और जितना हो सकता है वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाइए, सो दैट हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि सामने से रिस्पॉन्स है तो हम भी थोड़ा सा बेटर कर पाएँ। तो ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूँ कि सपोर्ट आपका मिलता रहेगा। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग, दैट्स इट फॉर द टुडे। चलिए बाय बाय, हैव अ गुड डे अहेड।